सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको और जो दुनिया के किसी भी कोने में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके वंशज हैं, मैं उन सबको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई भेंट करता हूं। आप सभी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। आज हम लोग मऊ में हैं। एक छावनी तो पूरे देश में बहुत सारी, लगभग हर शहर में एक कंटोनमेंट जोन है, छावनियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी छावनी है जहां एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जो लाखों लोग मिलकर नहीं कर पाते, उन्होंने अकेले ने करके दिखाया। इस मिट्टी को भी नमन करता हूं। उस मातृ शक्ति को जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया, मां भीमाबाई को भी नमन करता हूं, उनके पिताजी को भी नमन करता हूं। यहां मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, जस, अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी, ओबीसी महासभा के तमाम सम्मानित नेता, यहां की आयोजक कमेटी, जिन्होंने अपने खून पसीने से एक एक पैसा इकट्ठा करके एक इतना अच्छा आयोजन यहां करने का काम किया। मैं मंचासीन सभी साथियों को भी बधाई देता हूं, उनको यहां पहुंचने के लिए धन्यवाद देता हूं और उन आयोजक कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं। यहां मेरे दाहिनी तरफ उपस्थित नौजवान साथियों का समूह, हमारे सीनियर साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी बच्चियां और उनके साथ ये जो तस्वीरें मेरे सामने लगी, शहीद अनीश भार्गव, शहीद हर्ष सिसोदिया अम्बेडकर और शहीद किशन लाल यादव बागरी, मैं इन तमाम साथियों को भी नमन करता हूं और उनके परिवारों के लिए कुदरत से, महापुरुषों से प्रार्थना करता हूं कि वो इन परिवारों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और शक्ति प्रदान करे पुनः अपने परिवार, समाज और अपने आंदोलन के साथ खड़े रहकर आगे बढ़ने की। मैं इस मंच के माध्यम से समय समय पे जो सदगुरु महापुरुष भारत के अंदर जन्मे, उनको भी नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये अवसर की बात है कि आज इस पावन दिन पर हम लोग इकट्ठा हैं, क्योंकि दुनिया में एकमात्र ऐसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनकी जन्म जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है, जिनकी जन्म जयंती लगभग 100 देशों से ज्यादा देशों में मनाई जाती है। और वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहां तक अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने सुख, अपना चैन, सब कुछ हम लोगों के लिए निछावर कर दिया। खून के आंसू रोए, तमाम तरह के अपमान सहे, तमाम तरह के आरोपों का सामना किया, लेकिन जो उनके अंदर चाहत थी इस सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने की, उसको नहीं छोड़ा। और आज आलम यह है कि आज
उनके द्वारा लिखे गए संविधान से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में नए अवसर पैदा हुए। उनके करोड़ों जी लोगों के जीवन से अंधियारे दूर हुए, उजाले लागू हुए, उजाले हुए उनकी जिंदगी में। मैंने कल एक ट्वीट किया था और मैंने लिखा कि एक दीपक उनके नाम जिन्होंने करोड़ों भारतीयों के जीवन में उजाले किए। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पे हम लोग इकट्ठा हुए। सम्मानित साथियों, आज आप मऊ इंदौर में लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। जिधर देखो मेला सा लगा हुआ है। बहनें, माएं, दादी, बच्चियां, भाई, बुजुर्ग, हर कोई एक जोश के साथ, जज्बे के साथ जन्म जयंती समारोह का हिस्सा बना हुआ है। जन्म जयंती समारोह आज खत्म हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सपना अभी अधूरा है। मैं यहां आपसे पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पे, मऊ इंदौर की धरती पे, क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप गुलामी की बेड़ियों को काटकर वास्तविक आजादी को लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस देश में मानवतावादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का बेगमपुरा राज लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान की रक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए तैयार हैं? तो मेरी बात पे गौर कीजिए। अभी मैंने अपनी बाईं तरफ एक जोश देखा। ये नीले पीले पटकों वालों में जोश बहुत है। बस मैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने जोश का प्रयोग अपनी गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए करो, तो समाज और आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे। इस जोश से मैं बड़ा गदगद होता हूं, क्योंकि मैं इस जोश को संभालना जानता हूं। मैं इस जोश को संभालना जानता हूं, इसलिए मैं इससे गदगद रहता हूं। मैं कभी नहीं घबराता इससे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जोश, ये आक्रोश हजारों साल से जो अन्याय अत्याचार हमारे लोगों ने सहा, और उसके बाद जब आज हम शिक्षा लेके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनकर घूम रहे हैं, शिक्षित होकर घूम रहे हैं, तो आज हमें इन गुलामी की बेड़ियों में जकड़न महसूस होती है और हमारा खून उबाल मारता है। हमारा बस चले तो हम आज सरकार का सत्ता का तख्ता पलट कर दें, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल बाद चुनाव होते हैं, इसलिए 5 साल बाद मौका मिलता। मैं इस मंच को देख रहा हूं, यहां हमारे सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, हमारी बहन मोनिका। मैं तो ऐसी वीरांगनाओं को विधानसभा में नेतृत्व करते देखना चाहता हूं कि वो जाए और विधानसभा में इन वर्गों के हितों की लड़ाई लड़े और इनके अधिकार सुरक्षित रखने के लिए अपने आंदोलन को कामयाब करें। भाई आनंद राय जी बैठे हुए हैं, मेरे छोटे भाई देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, यहां हमारी पार्टी के वरिष्ठ लीडर बैठे हुए हैं, हमारे ओबीसी महासभा, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश के रामप्रीत गुर्जर जी, भाई नीरज जी, भाई विनोद जी, हमारे सम्मानित बाबू जी यहाँ बैठे हैं, तो अम्मा उधर बैठी है। तो अम्मा हमेशा खाना पहुंचा देती है टाइम से पहले, आज नहीं भेजा है। आज ये ऐसा क्यों किया, खाना क्यों नहीं भेजा? अच्छा, आज अम्मा खुद चली आई तो उनको लगा कि अब बेटे का पेट भर जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी छोटी बहन रानी बोल यहाँ बैठी हुई है, चंदन जी बैठे हुए हैं, और हमारे साथी अहिरवाल जी बैठे हुए हैं। यहाँ पीछे राहुल वाल्मीकि जी, संतोष कल्याणी, अनिल वर्मा जी,
सत्येंद्र सहगल जी और जो विलास जी और तमाम साथी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनको देख के मुझे एहसास होता है कि अब यहाँ चंद्रशेखर आजाद की ज्यादा जरूरत नहीं। अब तो यहाँ हर जिले में चंद्रशेखर आजाद खड़े हो गए। अब वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे वरिष्ठ लीडरशिप भी यहाँ है। हमारे प्रदेश के प्रभारी भाटी जी, भाई अमित कसाना जी, भाई अनिल ओलस्वी जी, भाई पंकज जी, भाई वीरेंद्र कुमार श्री जी, ये तमाम साथी जो वहां से चलकर इस जयंती समारोह में और हमारे दो गठबंधन के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए थे नमन करने के लिए, वो भी यहाँ इस उम्मीद से पहुंचे थे कि वो आपका जोश और जुनून देखने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा भी कि इस बार तो क्योंकि पंचायत चुनाव घोषित हो गया है तो हमें वहां जाना है जरूरी, लेकिन अगली बार हम मऊ जब आएंगे तो तब तक हम इस सरकार का तख्ता पलट करवा देंगे आपके साथ मिलकर। अब मुझे आपसे भी कुछ कहना। हमारे मिशन 78 के भी सीनियर लीडर्स यहाँ हैं। मैं उन तमाम साथियों का जो अपने तन मन धन से इस आंदोलन को सीखने का काम कर रहे हैं, मिशन 78 के स्टूडेंट फेडरेशन के, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी यहाँ नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं महापुरुषों से कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। अब मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं ये बहुत जरूरी है। मैं सभी मंचों से ये बात कह भी रहा हूं कि भारत को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए। 70 साल में एक पीढ़ी पैदा होके वो अपने अंतिम समय में चली जाती, यानी कि जीवन के हर समय को, हर श्रेणी को वो देख लेती है। बालपन भी, जवानी भी, परिपक्वता भी और वो बुजुर्ग भी हो जाते हैं। लेकिन इन 75 साल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोई हमारी लड़ाई को लड़े, कोई हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझे, कोई हमारे दुख को अपना दुख समझे। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, हमने उन पर भरोसा किया कि ये हमारी इस बुनियादी समस्या और हमारी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काटने में मदद करेंगे। लेकिन सामान्य साथियों, 14 अगस्त 1947 को जो सामाजिक आर्थिक स्थिति हमारी थी, आजाद होने के अगले दिन बाद 16 अगस्त 1947 को भी वो चूकी तुक थी, क्योंकि हमें असल आजादी तब मिली जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। वो संविधान जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, और वो संविधान जिसकी वजह से आज हमारे परिवार की एक हमारी बड़ी बहन, माँ या कोई भी कुछ भी कहो उनको शब्दों के रूप में, वो आज देश की राष्ट्रपति है। ये अगर संभव हुआ तो ये इस संविधान की वजह से हुआ। और अगर इससे पहले एक दलित राष्ट्रपति बने तो अगर वो संभव हुआ तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से हुआ। और अगर आज एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा या इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होकर आपसे बात कर रहा है और ये शोषित वर्ग के लोग सम्मान के साथ इस मंच पर सीना तान के बैठे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। ये किसी ने हमें खैरात और भीख में नहीं दिया, हमारे आंसू, हमारी बेबसी, हमारे दुख देख के नहीं दिया। अगर ये संभव हो पाया तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, बोलने का अधिकार मिला, आने जाने का अधिकार मिला, नौकरी रोजगार करने का अधिकार मिला। और आज जब हम सब कुछ जान रख के समीक्षा करने लगे हैं कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, तो तब इनको लगा कि अगर इनके लोगों को कुर्सियां नहीं दोगे
तो हो सकता है कि ये यूनाइट होके आज से सत्ता छीन ले। लेकिन सम्मानित साथियों, इन्होंने हमें राष्ट्रपति बनाया, मंत्री बनाया, गवर्नर बनाया, लेकिन उनको इतनी ताकत नहीं दी कि वो अपने समाज के हित में एक कानून बनवा सके या अपने समाज के हित में एक बात कह सके। मैं आपको एक बात इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को ये शंका थी, उनके शंका थी कि ऐसा ना हो कि लोकतंत्र आने के बाद भी सत्ता में बैठ के ये लोग हमारे लोगों को अधिकारों से वंचित रखें, क्योंकि इनका चरित्र ऐसा है, इसलिए अधिकार उसको मिलेगा जो टैक्स देगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आकलन किया कि इन चारों चीजों में तो मेरे लोग है ही नहीं, न उनके पास जमीन रखने का अधिकार, न संपत्ति बनाने का अधिकार, न बिजनेस करने का अधिकार, न ही नौकरी करने का अधिकार। देश में फैला छुआछूत, गैर बराबरी, असमानता इतनी मजबूत है, तो उन्होंने तर्क वितर्क से ये मजबूर किया इन लोगों को कि वोट का अधिकार अंतिम व्यक्ति को भी मिले। लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के मन में ये इच्छा थी कि उनके जाने के बाद जो अधिकार संविधान में मैं लिख के जा रहा हूं वो मिलेंगे कैसे। अभी जब मेरा भाई यहां बोल रहा था, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसने कहा संविधान की 5वीं अनुसूची में इस देश के ट्राइबल को अधिकार है कि ट्राइबल एरिया की जो जल जंगल जमीन है वो उसका मालिक है, और उसके इजाजत के बिना शासन प्रशासन भी उस जंगल जमीन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो मैं उन अपने भाई को भी आग्रह करके बताता हूं कि संविधान में तो अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों को लागू कराने की शक्ति सत्ता में है मात्र। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हम सब लोगों को दिलाया। उनको यह विश्वास था कि उनके जाने के बाद उनके परिवार के लोग, उनको मानने वाले लोग अपनी वोट की ताकत को इकट्ठा करके, वोट की वैल्यू को समझ के इस देश में अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे। और जब वो राजनीतिक शक्ति का निर्माण करेंगे, जब अपनी वोट का सही प्रयोग करेंगे, तो राज सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, और जब राज सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी तो फिर वो इस कानून को लागू कराने का काम करेंगे। मैंने इच्छा जाहिर की कि तमाम महापुरुषों का सपना था कि हाशिए पे जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊंचे पायदान पे बैठे। मान्यवर काशीराम साहब कलम के जरिए इस बात को बताया करते थे कि आज व्यवस्था ये है, 85% दलित शोषित वंचित समाज है, 15% जो शोषक समाज है, हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, ये 15% हमारे ऊपर राज करता है, जो हाशिए पे सबसे नीचे है। जब व्यवस्था बदलेगी वो सबसे ऊंचे पायदान पे आ जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा कि सबसे पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हम और हमारे गठबंधन के साथी बनाने का काम करेंगे, जिससे कि इस इतने बड़े समुदाय के हितों की रक्षा हो। और क्योंकि ये मानवता को मानने वाले लोग हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग हैं, जब ये राज व्यवस्था की सर्वोच्च कुर्सी में बैठेंगे तो प्रदेश के किसी व्यक्ति का हित नहीं होगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यही एक पर्ची मेरे हाथ में दी गई और मेरे आज तक याद है। यहां गांव पड़ता है डोगर, उस गांव में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, और जब उसको न्याय की मांग के लिए हमारे लोग सड़कों पे आए तो सत्ता के इशारे पे पुलिस के लोगों ने हमारे लोगों पे गोलियां चलाई, और एक भाई तो हमारा मौके पे ही शहीद हो गया, जिनको मैं मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। ये सरकार उनके साथ खून की होली खेल रही है। मैं बस अपने लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान हो जाओ।
आजमाए लोग को दोबारा नहीं आजमाते हैं। ये अगर आज आपकी बात करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से उनकी बच्चों की कुर्बानियों की वजह से जो वोट आपको मिली है, ये उस वोट को लूटने के लिए आपके कस्बों, गलियों, मोहल्लों में आपके घरों तक पहुंचेंगे और आपके पैर भी पकड़ेंगे, आपके पैर भी छुएंगे, आपके पैर भी धोएंगे। आपको चाचे, ताई, बुआ, मामी, फूफी, पिताजी क्या क्या बताएंगे। आपको पैसा, शराब उपहार भी देंगे। वो पैसा, शराब उपहार नहीं दे रहे। ये जो खून की होली इस सरकार ने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ, ये आपके बच्चों के खून के पैसे आपको लौटाने के लिए आएंगे और उनसे आपकी वोट को खरीद के शासन सत्ता में आके आने वाली पीढ़ियों के साथ खून की होली खेलने का काम करेंगे। मैं बस आपको सतर्क कर सकता हूं। ये इतनी बड़ी कागज मेरे पे गवाही है, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं प्रशासन के लोगों से, मोहरे मत बनो, सरकार बदल जाएगी। आपको नौकरी यही करनी है। जितने मर्जी बुलडोजर चला दो, जिस दिन सत्ता बदलेगी ये रक्षा नहीं करेंगे। एक एक कर्मचारियों पे देखो, मैं कर्मचारियों का हितैषी हूं। मैं मानता हूं कि कर्मचारी सरकार के अधीन है। मैं तो पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए आंदोलन करने के लिए कि पुरानी पेंशन लागू हो, बैकलॉग भरे, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC को मिले। मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद तो भाई को छीन लोगे तो मुझसे न्याय की उम्मीद करना कि मुझसे बचाने वाला तुम्हें कोई याद नहीं होगा। ये बात मैं जो अच्छे कर्मचारी हैं उनके लिए कहता हूं कि उनको मजबूती से संवैधानिक तौर पे काम करना चाहिए। और जो साजिश हम सरकार के इशारे पे कर रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि किसी दूसरे प्रदेशों में अपने अपने लिए जगह ढूंढ लेना, क्योंकि जिस दिन सरकार बदलेगी एक एक अन्याय का हिसाब होगा। और जिन्होंने न्याय नहीं किया, कानून के साथ खिलवाड़ किया, सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भेजने का काम हम पहले ही दिन करेंगे इस प्रदेश में। इस बात को याद रखना। आप जानते हैं ना, जो मैं कहता हूं मैं वो करता हूं। हाथ उठा के बताओ, जानते नहीं जानते हो? तो मैं ये भी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जैसे वहां कानपुर में, शायद कानपुर में एक दुकान है मिठाई की, ठगों के लड्डू। उन्होंने लिखा है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ये भाजपा वाले भी ऐसे ही हैं। इन्होंने ऐसा कोई सगा नहीं बनाया जिसको ठगाना हो। इनके आप कई मुख्यमंत्री दावेदार हैं। मैं विश्वास से कहता हूं कि ना इनका मुख्यमंत्री बनेगा, ना इनका मुख्यमंत्री बनेगा। ये जो अन्याय कर रहे हैं, जनता इनका इस बार वो हिसाब करेगी कि ये लोग याद रखेंगे और पुराने आने वाले समय में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सम्मानित साथियों, एक आंदोलन अधूरा चल रहा है। मैं अपना 100% दे रहा हूं। आप कटौती कर रहे हैं काम में। मैंने कहा था मुझे डाटा बना के दे देना, क्योंकि जब मैं किशन भाई के घर गया था, मैंने जब उस बहन को, उनके बच्चों को, उस दादी को खून के आंसू रोते देखा, मैंने वादा किया था कि हर गरीब को पक्का मकान मिलना चाहिए। मैं अपनी बात पे आज भी खड़ा हूं। आप मुझे डाटा देने में देरी कर रहे हैं। शायद आप भी मेरे और इनके बीच में मेरी ताकत कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जितना जल्दी आप डाटा बना के दोगे, उतना जल्दी हम लोग इनका घेराव करेंगे, उतना जल्दी इनकी सरकार की नींव लाने का काम करेंगे, उतना ही जल्दी हमारे लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था होनी शुरू हो जाएगी। यहां बैठे कितने लोग के कच्चे मकान है? कोई हाथ उठा के बताएगा क्या? एक सारे कच्चे वाले नहीं हो सकते हैं। जिनके कच्चे हैं वही उठाओ, पक्के वाले मत उठा देना। बताओ, हजारों लोग तो यही है जिनके कच्चे मकान। तो 75 साल में इन सरकारों ने हमें सर ढकने के लिए पक्के मकान भी नहीं दिए। सोचो कि इन्होंने आपको जानवर से ज्यादा क्या समझा।
आप जानवर पालते हैं, उसके लिए भी पक्की व्यवस्था करते हैं कि उसको बरसात में दिक्कत ना हो, गर्मी में दिक्कत ना हो। लेकिन इन सरकारों को हम जानवर भी नजर नहीं आते कि हम यहाँ बरसात में हमारे घर छूते और ये बड़े बड़े महलों में पड़ के चैन से सोते हैं। मैं बार बार बताता हूँ मेरे लोगों, इन अमीरों के कुत्ते भी बिस्कुट खाते हैं, वो एसी में सोते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। इस प्रदेश में और देश में मेरे लोग रोजी रोटी के लिए सुबह निकलते हैं और अन्य प्रदेशों में निकलते हैं। मैंने कोरोना काल देखा कि मजदूर किस तरह से वहां से पलायन करके गया जब कोरोना काल आया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब तक इनके भरोसे रहोगे? कब तक अपने अधिकारों को छीनते देखते रहोगे? आप नौजवान हो, आपकी आंधी के आगे मैं बार बार कहता हूं कि वायु समझते हो, हवा और युवा क्या होता है? वायु का उल्टा। वायु और युवा को कोई कैद नहीं कर सकता है। आप युवा हो और युवा को अगर वो गुलामी में जीना चाहता है तो ये तो उसकी जवानी पे भी दाग है। मैंने इस बीच के आप लोगों को तैयार किया। 16 महीने काल कोठरी में ये बात सोच के बिताए कि मैं अपने खून का कतरा कतरा और अपने ज्ञान का एक एक पल अपने भाइयों के बीच जाके उनको समझाने के लिए तैयार करूंगा। आपको क्या लगता है, बिना इनसे मजबूत फर्जी इनकाउंटर हुआ कि वो मेरा छोटा भाई अपनी मां के पैरों को छू के गया भारतीय सेना में वीर बनने, और इन निकम्मी सरकारों ने उसको ये समझ के कि इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं, उस गरीब नौजवान को, उस बहादुर भाई को बस ऐसे अन्याय का सामना हमको रोज करना पड़ेगा। मैं तो ये सोचता हूं कि आज नहीं तो कल आपके अंदर ये बल पैदा हो जाएगा कि आप मेरी तरह सर पे कफन बांध के निकल पड़ोगे। ये नीली पगड़ी नहीं है, पैसा है, उनके पास पावर है, उनके पास मीडिया है, मेरे पास आपके सिवा कुछ नहीं। इन माओ की बहनों की दुआएं, बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवान भाइयों का प्यार, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन क्या मैंने मुकाबले में कभी हारने दिया तुम्हें? तो तुम भी तो मुझे हारने मत दो। आप जब नहीं निकलोगे गांव में जाकर नहीं बताओगे कि हालात क्या है और किस तरह से संविधान को खत्म